हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजकुमार, हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट दरियावत से। आज हम यहां पर हमारी जो क्लास चल रही है उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। कक्षा 9 कंप्यूटर क्लास। इसमें हम आज नेटवर्क टोपोलॉजीज एवं नेटवर्क निर्माण में उपयोग होने वाली डिवाइसेज के बारे में जानकारी लेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजीज के अंदर नेटवर्क टोपोलॉजीज कौन कौन सी हैं, क्या प्रकार हैं, उनके क्या क्या एडवांटेज हैं, जैसे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी इत्यादि प्रकार की टोपोलॉजी हैं। वो किस प्रकार बनती है, उनमें कौन कौन से डिवाइसेज इस्तेमाल में लिए जाते हैं, या इनके अंदर जो इस्तेमाल होती है वो केबलिंग किस प्रकार होती है, RJ45 कनेक्टर क्या होते हैं, स्विच क्या होता है, राउटर, ब्रिज इत्यादि के बारे में आज हम विस्तृत चर्चाएं इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नमस्कार। हम अपनी कंप्यूटर क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है? एक्चुअल में टोपोलॉजी उसे कहते हैं जो नेटवर्क बनाने की जो कला है और जिस प्रकार से नेटवर्क का डिज़ाइन किया जाएगा, जिस प्रकार से नेटवर्क को बनाया जाएगा, जो बनेगा, जिसका रूप बनेगा, वो जो मॉडल तैयार होगा उसे टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे किसी नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहा जाता है। टोपोलॉजी से यह निर्धारित होता है कि नोड्स के मध्य डाटा संचरण के लिए कौन कौन से पाथ उपलब्ध हैं। नेटवर्क स्थापित करने की लागत व जटिलता भी काफ़ी सीमा तक टोपोलॉजी पर ही निर्भर करती है। अतः टोपोलॉजी निर्धारित करते समय उसकी जटिलता, लागत, भविष्य में होने वाले विस्तार आदि बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है। अतः महत्वपूर्ण टोपोलॉजी कुछ यहाँ पर हम उनकी चर्चाएं करेंगे। पहली टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। इसमें सभी कंप्यूटर एक केबल से जुड़े होते हैं और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सामान्यतः कोएक्सियल केबल काम में ली जाती है। केबल के दोनों सिरों पर टर्मिनल लगे होते हैं और प्रत्येक कंप्यूटर या युक्त डिवाइस एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC द्वारा नेटवर्क से जुड़ा होता है। प्रत्येक NIC का एक विशिष्ट पता, यूनिक एड्रेस होता है। रेखीय टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी सबसे सरल प्रकार की टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी में डेटा संचरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कंप्यूटर चालू हो। किसी कंप्यूटर के खराब हो जाने पर भी शेष नेटवर्क कार्य करता रहता है। इसका विस्तार करना भी आसान है। नए नोड, कंप्यूटर या अन्य कई युक्ति को बस में जोड़ सकते हैं। ये बस टोपोलॉजी का डायग्राम है जिसे आप देख पा रहे हैं। इसके जो बीचों बीच आपको लाइन दिख रही है उसे बैकबोन कहा जाता है और ये जो सारे दिख रहे हैं ये सब नोड्स हैं। किंतु इस टोपोलॉजी नेटवर्क का नियंत्रण केंद्रीकृत नहीं होता। अतः कहीं भी कोई खराबी आ जाने पर इसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बस की लंबाई अधिक होने पर रिपीटर्स का प्रयोग करना पड़ता है। केबल में खराबी आ जाने पर पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। दूसरी टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी या सर्कुलर टोपोलॉजी। हिंदी में इसे वृत्ताकार या वलय टोपोलॉजी भी कहते हैं। इस टोपोलॉजी के सभी नोड्स एक वलय यानी रिंग में जुड़े होते हैं और इस नोड्स को परस्पर जोड़ने के लिए प्रत्येक ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल केबल अथवा फाइबर ऑप्टिक केबल के काम में लिया जा सकता है। प्रत्येक नोड अपने सीमावर्ती दो नोड से जुड़े रहता है। वह एक नोड से डाटा प्राप्त करता है तथा दूसरे नोड को डाटा संचारित कर देता है। प्रत्येक नोड डाटा संकेतों को आगे प्रेषित करने से पूर्व उन्हें परिवर्धित यानी एम्पलीफाई भी करता है। ये आपको रिंग टोपोलॉजी का ब्लॉक डायग्राम है। रिंग टोपोलॉजी में कोई मुख्य नियंत्रण कंप्यूटर नहीं होता। अतः यह पीयर टू पीयर नेटवर्क के लिए बहुत उपयोगी है। यह भी एक विश्वसनीय टोपोलॉजी है क्योंकि इसमें डाटा संचरण केवल एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं करता है। इसमें रिपीटर्स की आवश्यकता नहीं होती, किंतु इसमें यदि कोई भी एक कंप्यूटर ठीक से कार्य न करे तो पूरा नेटवर्क फेल हो सकता है। एक नोड हटाने पर या नया नोड जोड़ने के समय पूरा नेटवर्क बाधित रहता है। तीसरी टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी।
या तार टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी के सभी नोड एक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जिसे हब या होस्ट कहा जाता है। इसमें कोई भी दो नोड्स परस्पर सीधे नहीं जुड़े होते। नोड्स के मध्य संचार केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। ये सभी नोड्स के मध्य होने वाले सभी संचार को भी नियंत्रित करता है। ये रहा है स्टार टोपोलॉजी, इसके बीच में ये हब लगा हुआ है और ये सारे के सारे कंप्यूटर इससे जुड़े हुए हैं। स्टार टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में नेटवर्क प्रबंध तुलनात्मक रूप से आसान होता है। यह नोड के खराब होने पर शेष नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु पूरे नेटवर्क का नियंत्रण एक ही केंद्रीय कंप्यूटर पर निर्भर होने के कारण इसके फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाता है। इस नेटवर्क में केबल भी अधिक आवश्यकता होती है। चौथी टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी या वृक्ष टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में नोड को सोपानवत यानी हेरार्किकल तरीके से जोड़ा जाता है। पदानुक्रम में सबसे ऊपर वाले नोड को रूट नोड कहते हैं और रूट नोड के उप नोड होते हैं जो रूट नोड से पदानुक्रम में जुड़े होते हैं। इन उप नोडों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि अनेक स्तर हो सकते हैं। ट्री टोपोलॉजी कहलाती। ट्री टोपोलॉजी वास्तव में बस टोपोलॉजी का थोड़ा बदला हुआ रूप है और इस टोपोलॉजी में डाटा संचरण बस टोपोलॉजी की तरह ही होता है। ट्री टोपोलॉजी उन प्रयोगों के लिए अधिक उपयुक्त है जिनमें डाटा प्रवाह फ्लो सोपानवाद होता है। पांचवी है टोपोलॉजी मैश टोपोलॉजी या ग्राफ या जाल टोपोलॉजी भी कहते हैं। इस टोपोलॉजी में नोड्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कोई विशिष्ट संरचना काम में नहीं ली जाती। एक नोड किसी भी दूसरे नोड से जुड़ा हो सकता है तथा एक से अधिक नोड से भी जुड़ा हो सकता है। इस टोपोलॉजी में यह भी आवश्यक नहीं कि सभी नोड एक दूसरे से जुड़े हों। ये आपको मैश टोपोलॉजी का डायग्राम दिखा है। इसमें पर कंप्यूटर अपने अपने अलग अलग जगह से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कंप्यूटर फर्स्ट वाला जो लास्ट वाले से भी जुड़ा है, दूसरे से भी जुड़ा है और तीसरे से, मतलब हर कंप्यूटर अपने अपने अलग अलग वायरिंग से अलग अलग जगह से सभी से जुड़ा हुआ है। अब आती है नेटवर्क डिवाइसेस, यानी नेटवर्क को बनाने के लिए जिन जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है वो नेटवर्क डिवाइसेस कहलाती है। नेटवर्क युक्तियाँ वे उपकरण या इकाई होती है जो नेटवर्क में डेटा आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होती है। उन्हें नेटवर्क उपकरण या नेटवर्क इक्विपमेंट भी कहते हैं। नीचे कुछ प्रमुख नेटवर्क युक्तियों को दिया गया है। इसमें पहला है मोडेम। मोडेम का मुख्य उद्देश्य ऐसे संकेत सिग्नल उत्पन्न करना है जिन्हें कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आसानी से तथा कम व्यय में भेजा जा सकता है। सामान्य हम एनालॉग फोन मोडेम काम में लेते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर को फ़ोन लाइन से जोड़ा जाता है। टेलीफोन लाइन पर केवल एनालॉग सिग्नल भेजे जा सकते हैं जबकि कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल समझता है और डिजिटल सिग्नल से ही उत्पन्न करता है। अतः इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए मोडेम की आवश्यकता होती है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में रूपांतरित करता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेशन तथा एनालॉग संकेतों को डिजिटल में बदलना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। मोडेम शब्द मॉड्यूलेशन से मो और डीमॉड्यूलेशन से डिम को जोड़कर बनाया है। ये मोडेम के रूप दे रखे हैं आपको। मार्केट में अब कई प्रकार के मोडेम अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ इसमें से आप हो सकते हैं। रिपीटर्स यानी पुनरावर्तक, सभी संचरण माध्यमों के संकेत कुछ दूरी चलने के पश्चात कमज़ोर हो जाते हैं, अतः प्रत्येक माध्यम के संकेत एक निश्चित दूरी तक ही जा पाते हैं। अतः दो कंप्यूटरों की दूरी अधिक होने या आवश्यक हो जाता है कि कमज़ोर संकेतों को परावर्तित यानी इम्प्लीफाई किया जाए। संकेत सिग्नल्स को परावर्तित करने वाली युक्ति को ही रिपीटर कहते हैं। सामान्य रिपीटर दो प्रकार के होते हैं, पहला है एम्पलीफायर और दूसरा सिग्नल जनरेशन डिवाइस। ये आपको दिख रहा है केबल सेगमेंट फर्स्ट और केबल सेगमेंट सेकंड। इन दोनों के मध्य दूरी ज़्यादा है
यानी कंप्यूटर X से कंप्यूटर Z की दूरी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर केबल सेगमेंट फर्स्ट और केबल सेगमेंट सेकंड के बीच में रिपीटर लगाया गया है। अब आता है एम्पलीफायर। ये केवल सिग्नल्स को परावर्तित करने का काम करते हैं। ये मुख्य संकेतों के साथ साथ अवांछनीय संकेत यानी नॉइज़ को भी परिवर्तित कर देते हैं। सिग्नल जनरेशन डिवाइस, इस रिपीटर्स के में सिग्नल्स में से नॉइज़ यानी अवांछित संकेतों को पृथक करने की क्षमता होती है। यह रिपीटर्स सिग्नल्स में से नॉइज़ को अलग कर उसे मूल रूप से पुनः सृजित करते हैं, इस परिवर्तित करते हैं और फिर पुनः संचरित कर देते हैं। इन रिपीटर्स में जटिल तकनीक काम में आती है। ये अपेक्षाकृत कुछ महंगे होते हैं। तीसरे हैं ब्रिज। ब्रिज एक ऐसी युक्ति है जो अलग अलग संचार माध्यम यानी ट्रांसमिशन मीडिया प्रयुक्त करने वाले नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का काम करता है। यानी कि दो अलग अलग नेटवर्क हैं, उन दोनों के बीच में इस ब्रिज डिवाइस को लगाया जाता है। दो अलग नेटवर्कों को अगर अपने को जोड़ने की आवश्यकता पड़े तो हमें किस डिवाइस का उपयोग करना होगा? ब्रिज। इसका समाधान यह है कि अलग अलग लेन को आपस में जोड़ दिया जाए। ऐसा करने से नेटवर्क में अधिक नोड्स भी जोड़े जा सकते हैं और नेटवर्क की भौगोलिक सीमा का भी विस्तार होता है। इस प्रयोजन के लिए ब्रिज सर्वथा उपयुक्त युक्ति कही जा सकती है। ब्रिज एक सस्ती आसान तकनीकी पर आधारित तीव्र युक्ति है। ब्रिज के उपयोग से नेटवर्क का प्रभावी आकार भी बढ़ जाता है। रिपीटर्स की तरफ ही ब्रिज भी सिग्नल को एक भाग से दूसरे भाग पर भेजने का कार्य ही करते हैं तथा सिग्नल्स को रीजनरेट भी करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, दो नेटवर्क हैं, हब फर्स्ट से लगे हुए हैं और दूसरे हब से हैं और बीचों बीच में क्या लगाया हुआ है? ब्रिज। चौथे हैं राउटर। राउटर भी ब्रिज की भांति अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का कार्य ही करता है, किंतु राउटर ब्रिज की तुलना में अधिक दक्षता से कार्य करता है। ब्रिज संकेतों को केवल आगे मार्ग यानी पाथ देता है, जबकि राउटर उन्हें परिष्कृत कर आगे भेजता है। राउटर इससे जुड़े सभी नेटवर्कों से डेटा प्राप्त करता है। वह पहुंचने के पते यानी डेस्टिनेशन एड्रेस के आधार पर उन्हें आगे प्रेषित कर देता है। ये आप देख पा रहे हैं 3-4 अलग अलग डिवाइसेस लगे हुए हैं और इंटरनेट और राउटर के मध्य लगाया हुआ है। पांचवा है गेटवे। यह ब्रिज व राउटर की तरह ही अलग अलग नेटवर्कों को परस्पर जोड़ने वाली युक्ति ही है। गेटवे की तकनीकी राउटर से भी अधिक जटिल होती है। इसकी सहायता से दो एकदम भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को भी जोड़ा जा सकता है। यह कार्य रिपीटर, ब्रिज अथवा राउटर द्वारा संभव नहीं है। गेटवे डेटा को आगे मार्ग प्रदान करने के अलावा यह डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने से पहले इसका आवश्यक रूपांतरण भी करता है। दो एकदम भिन्न प्रकार के नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाले संचार प्रोटोकॉल भी भिन्न भिन्न होते हैं। इन प्रोटोकॉल के रूपांतरण का कार्य भी गेटवे करता है। इसके अलावा यदि दो नेटवर्क में भिन्न भिन्न एड्रेसिंग स्कीम हो तो गेटवे एड्रेस रूपांतरण का कार्य भी करता है। इस प्रकार गेटवे राउटर की तुलना में अधिक परिष्कृत युक्ति है जो अनेक अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है, किंतु यह तुलनात्मक रूप से अधिक महंगा है। इसकी स्थापना, रखरखाव व प्रचालन भी अपेक्षाकृत जटिल होता है। छठा है होस्ट। वाइड एरिया नेटवर्क में अनेक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं के प्रोग्राम का निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन करना होता है। इन कंप्यूटरों को होस्ट कहते हैं। होस्ट एक संचार उपजाल द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। किसी भी एक कंप्यूटर को होस्ट तभी कहा जा सकता है जब वह कुछ ऐसी सेवाएं प्रदान करता हो जिनका उपयोग नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर या उपकरण कर सकते हैं। सामान्य तो उपभोक्ता ईमेल, मैसेंजर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा होस्ट से संचार कर सकते हैं। RJ45 यानी कनेक्टर, रजिस्टर्ड जैक 45। संयोजक एक भौतिक संयोजक युक्ति है जो देखने में केबल जैसी होती है। इसका उपयोग स्थानीय या दूरस्थ स्थानों पर स्थित विभिन्न दूरसंचार और डेटा उपकरणों को परस्पर जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक एकल लाइन संयोजक होता है जिसमें
8 पिनें होती है। RJ45 संयोजक का उपयोग सामान्यतः नेटवर्किंग, केबलिंग व टेलीफोन अनुप्रयोग में किया जाता है। ये आप केबल देख रहे होंगे, इस केबल का उपयोग में ये जो आगे जैकेट लगा हुआ है सॉकेट, उसे RJ45 कनेक्टर कहते हैं। 8वां है इथरनेट कार्ड, जिसे लैन कार्ड या लैन अडेप्टर या NIC कार्ड भी कहा जाता है। इसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। वास्तव में यह एक लैन अनुकूल लैन अडेप्टर है। किसी कंप्यूटर को लैन से जोड़ने के लिए इसे मदरबोर्ड के एक स्लॉट में लगाया जाता है। इस कार्ड से केबल को जोड़ने पर कंप्यूटर लैन से जुड़ जाता है। ये आपको दिख रहा है, ये इंटरनल लैन कार्ड है। ऐसे एक्सटर्नल लैन कार्ड भी मार्केट में अभी अवेलेबल होते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंप्यूटर व नेटवर्क के बीच भौतिक संपर्क बनाता है। यह डेटा संकेतों को परिवर्धन करने का कार्य भी करता है। 9वां है नोड। लैन से जुड़ी कोई भी युक्ति या उपकरण जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉडेम आदि नोड कहलाते हैं। प्रत्येक नोड का एक विशिष्ट पता यानी यूनिक एड्रेस होता है। एक नोड लैन में स्थित किसी भी नोड से संचार यानी कम्युनिकेट कर सकता है। 10वां है हब। यह लैन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो लैन में एक केंद्र बिंदु यानी सेंट्रल पॉइंट का कार्य करता है। लैन के सभी नोड्स केबल द्वारा हब से जुड़े होते हैं। एक लैन के किसी दो नोड्स के बीच होने वाले संचार में समस्त डाटा संकेत हब के माध्यम से होकर गुजरते हैं। हब मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। ये हब का चित्र देख पा रहे हैं आप। पहला हब होता है इसमें डंब हब। यह केवल संकेतों को एक नोड से दूसरे नोड तक भेजने का कार्य करता है। दूसरा है स्मार्ट हब। यह संकेतों को प्रसारित करने के अलावा नेटवर्क का प्रबंधन भी करता है। इंटेलिजेंट हब, बुद्धिमान हब भी कहते हैं तीसरे को। यह हब सभी प्रकार के नेटवर्क की प्रबंध करने की क्षमता रखता है। साथ ही यह एक से अधिक लैन को आपस में जोड़ सकता है तथा एक से अधिक प्रकार की टोपोलॉजी की सुविधा भी प्रदान कर देता है। 11वां है बैकबोन। यह एक उच्च बैंडविड्थ संयोजक यानी हाई बैंडविड्थ लिंक है जिससे अनेक नोड व हब जोड़े जा सकते हैं। इसके माध्यम से बहुत सा डेटा एक साथ गुजर सकता है। किसी स्थान या बड़ी बिल्डिंग में स्थित विभिन्न लेन को बैकबोन के माध्यम से जोड़कर एक विस्तृत कैंपस वाइड नेटवर्क बनाया जा सकता है। दो नेटवर्क के बीच का सारा डेटा यातायात बैकबोन के माध्यम से ही गुजरता है। 12th है स्विच। स्विच हब की तरह ही एक ऐसी कंप्यूटर नेटवर्क युक्ति है जो विभिन्न नोड्स, कंप्यूटर व अन्य युक्तियों को परस्पर जोड़ने का कार्य करती है। किंतु स्विच की कार्यप्रणाली साधारण हब की कार्यप्रणाली से अलग होती है, जहां हब में एक स्रोत से प्राप्त डेटा या सूचना हब से संबंधित सभी युक्तियों को भेजा जाती है। वहीं स्विच में स्रोत से प्राप्त डेटा या सूचना गंतव्य पते यानी डेस्टिनेशन एड्रेस के अनुसार केवल गंतव्य कंप्यूटर या गंतव्य युक्ति को ही प्रेषित किया जाता है। यानी हब ब्रॉडकास्टिंग करता है और स्विच यूनिकास्टिंग करता है। स्विच की सहायता से नेटवर्क के यातायात को भी नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक को क्रिएट कम होने देता है। धन्यवाद दोस्तों, आज की हमारे ये नेटवर्किंग की क्लास थी। इसके अंदर हमने नेटवर्क के बारे में जाना और नेटवर्किंग डिवाइसों के बारे में जाना और हमने नेटवर्क की टोपोलॉजी के बारे में थोड़ा ध्यान से अध्ययन किया। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 9। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मैं हूँ राजकुमार मेघवाल, हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट धरियावत से।